हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द सोगा एक्ट पढ़ने वाले हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आशा करता हूं मैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर लो। तो शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो देखो पढ़ते हैं। जो हमारा द सोगा एक्ट बना था वो इससे पहले द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डील किया जाता था, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं था और सारे सेल और परचेस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उसी में डील किए जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद हमको फील हुआ या फिर हमारी गवर्नमेंट को कि अलग एक्ट होना चाहिए, इसलिए 1 जुलाई 1930 को एक एक्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं द सोगा यानी कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें कि सारे सेल और परचेस के कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम गुड्स को ही सेल परचेस करते हैं उसके लिए बनाए गए। ठीक है, अब आपने जान लिया इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री या फिर बैकग्राउंड। अब आगे पढ़ते हैं कि सेल परचेस में हम जो सेलर और बायर वर्ड यूज़ करते हैं और गुड्स यूज़ करते हैं उसकी भी कोई डेफिनेशन होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ मान लिया। सेलर क्या होता है? कोई पर्सन ऐसा ही जो बेचता है, ठीक है, और बायर है, बाय करता है। ठीक है, हमने इसको आगे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन जो कॉन्टेक्ट ने बताया है वो है अ पर्सन हु परचेजेस प्रोडक्ट्स और एग्रीज टू डू सो इज रेफर टू एज अ बायर। जो पर्सन बेचता है या फिर बेचने के लिए एग्री करता है, सॉरी जो पर्सन खरीदता है या फिर खरीदने के लिए एग्री करता है उसको बोलते हैं बायर। वाइल अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल इज रेफर टू एज अ सेलर। जो पर्सन बेचता है या फिर बेचने के लिए एग्री करता है कोई चीज़ जिसको हम बोलते हैं गुड्स, उस पर्सन को बोलते हैं सेलर। ठीक है, आपने सेलर और बायर का मतलब समझ लिया। बायर का मतलब कि जो खरीदता है या फिर फ्यूचर में खरीदेगा उसको बायर बोलते हैं, और सेलर वो जो अभी खरीदता है या फिर जो अभी बेचता है या फिर फ्यूचर में बेचेगा उसको बोलते हैं सेलर। सेल मतलब बेचना और बाय मतलब खरीदना। अब हम मानते हैं, आगे पढ़ते हैं कि गुड्स क्या होता है। हमने खरीदना और बेचना पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं गुड्स क्या होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें डिस्क्राइब किया है कि गुड्स हैव बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 7 है उसमें गुड्स को डिस्क्राइब किया है, और वो ऐसे डिस्क्राइब किया है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी और ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मूव करा सकते हैं या फिर उसमें गति ला सकते हैं तो उसको हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट हो गया, पंखा हो गया, पंखा चलता है आप उसको उठा के गति करा सकते हो। ठीक है, घूमता भी है वो, बैग हो गया, लैपटॉप, चेयर और बाकी सब चीज़ जिसमें गति होती है उसको हम बोलते हैं गुड्स बोलते हैं। लेकिन कुछ और आगे डिफाइन किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, उसको हम आगे पढ़ लेते हैं। और वो ऐसी चीज़ है जिसको हमने आगे उसमें एक्ट में गुड्स के लिए इंक्लूड किया है, किसी को नहीं किया है। तो अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, जो हमारे एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है एग्जाम्पल के सहारे समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने किसी को लोन दिया और कुछ टाइम बाद मुझे उसका पैसा मिलना था, लेकिन वो पर्सन मुझे पैसा दे नहीं रहा, तो इस कारण वो मेरा हो गया डेटर और मैं उस पर केस करके वो मनी रिसीव कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो वो जो हमारा वो क्लेम हो गया वो हो गया हमारा लीगल राइट, उसको बोलेंगे एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि हमने उस पर एक्शन लेके उसको क्लेम कर लिया और रिसीव कर लिया। ठीक है, और उस चीज़ को यानी कि जो क्लेम हमको मिला है उसको हम गुड्स की कैटेगरी में लाइन नहीं कर सकते, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया। और दूसरा चीज़ है मनी। ये मनी यानी कि जो हमारी करंट सर्कुलेशन में हमारी जो करेंसी चल रही है उसको हम उसको गुड्स की कैटेगरी में लाइन नहीं करते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मनी होता है वो खुद ही सेल और परचेस में काम आता है, इसलिए उसको खुद ही हम गुड्स नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन जो पुराना वाला करेंसी है, जैसे कि जो पुराने 1000 के नोट थे वो अब बंद हो चुके हैं, लेकिन उसको हम गुड्स की कैटेगरी में लाई कर सकते हैं। और ऐसे एंटीक या फिर एज अ क्यूरियोसिटी गुड्स हम मान सकते हैं और उसका सेल और परचेस कर सकते हैं, जो कि वैलिड है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ और बताया कि एंड इंक्लूड्स, और जो कुछ शामिल करता है वो है स्टॉक एंड शेयर्स। जो शेयर्स होते हैं किसी गवर्नमेंट के, किसी कंपनी के, अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके भी शेयर्स होंगे, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके भी शेयर होंगे, लेकिन शेयर जो बेचे जाते हैं वो पब्लिक कंपनी के ही बेचे जाते हैं। ठीक है, अब ये पब्लिक कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी और वीडियो में समझेंगे हम। आगे जो शेयर होते हैं वो भी हम आगे खरीद बेच सकते हैं और इसको भी गुड्स की कैटेगरी में लाइक किया है। ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप जिसको हमें आगे ग्रो करना है
और उसको हम खेत में से या फिर किसी फील्ड में से अलग करके बेच सकते हैं, उसको भी हम गुड्स की कैटेगरी में लाई करते हैं। ग्रास एंड थिंग्स, जो घास होती है उसको भी हम गुड्स की कैटेगरी में लाई कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि हम उसको उस फील्ड में से हटा के आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है, सेल और परचेज कर सकते हैं। फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सेवर्ड बिफोर सेल और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको हम अपने किसी लैंड से या फील्ड से अलग करके हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए इंक्लूड करते हैं या फिर उसे बेचने के लिए तैयार कर सकते हैं, उसको अलग कर सकते हैं अपने फील्ड से, उसको भी हम गुड्स की कैटेगरी में लाइज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपने आपके बगीचे में एक आम का पेड़ था, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि इस आम के पेड़ को हम बेच देंगे, ठीक है। हालांकि वो अभी मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो आप उसको हटा भी सकते हो उस जगह से, और उस कारण वो मूव हो जाएगा, इसलिए हम उसको गुड्स कह देंगे, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी सारी चीज़ें जिसको हम मूव करा सकते हैं, जैसे कि वो पेड़ आप उसको काट के मूव करा सकते थे, वैसे तो ये गलत बात है, पेड़ को नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर आप उस चीज़ को मूव करा रहे हो तो उसको हम गुड्स की कैटेगरी में लाई करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मनी, जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रीवियस सर्कुलेशन में जो हमारी मनी चल रही थी या फिर करेंसी, उसको भी हम गुड्स के लिए गुड्स की कैटेगरी में लाई कर सकते हैं। बट दोज कॉइन्स विच आर नो लॉन्गर इन सर्कुलेशन कैन बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज एन आर्टिकल ऑफ क्यूरियोसिटी। एज एन आर्टिकल ऑफ क्यूरियोसिटी के नाम पर हम उसको गुड्स की कैटेगरी में लाई कर सकते हैं और उसका भी सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जान लिया कि गुड्स क्या होता है और उस कैटेगरी में क्या क्या लाई करता है, कि क्या क्या चीज़ें लाई नहीं करती हैं, किसको हम गुड्स नहीं मान सकते। जैसे कि एक बिल्डिंग, आप किसी बिल्डिंग को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद भी उससे मूव नहीं करा सकते हो, इसलिए आप उसको गुड की कैटेगरी में लाइन नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जान लिया कि गुड्स क्या होते हैं, आगे ये कॉन्सेप्ट बनता है कि गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पढ़ते हैं। तो अगर हम किसी प्रेजेंट सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और उस टाइम पर जितने भी सारे गुड्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबको बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट बना बनाते समय उन चीज़ों को अवेलेबल होते हैं या फिर वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि उपस्थित होना, जो कि प्रेजेंट का थोड़ा सिनोनिमस है, ठीक है। आगे होता है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर का मतलब है कि भविष्य, और ऐसे गुड्स जो भविष्य में हमारे पास आएंगे। तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं, एग्रीमेंट टू सेल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम अभी तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करते सेल और परचेज, लेकिन इन फ्यूचर हम कुछ सेल और परचेज करेंगे और उसके लिए हम फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेंगे और बनाएंगे, लेकिन अभी हमने कोई एग्रीमेंट बनाया है बस, ठीक है। और उस टाइम पर जो हमारे पास अवेलेबल गुड्स होंगे उन गुड्स को बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट मतलब समझौता, कि कुछ टाइम बाद जब मेरे पास चीनी के 4 बैग्स आ जाएंगे तो उसमें से मैं आपको 2 बेच दूंगा, ठीक है। तो जो चीनी के 4 बैग्स आने वाले हैं वो इन फ्यूचर आएंगे और मैं इन फ्यूचर ही उस कॉन्ट्रैक्ट को बना सकूंगा, इसलिए जो गुड्स हैं वो हो गए फ्यूचर गुड्स, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी है कॉन्टीजेंट गुड्स की। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, अगर कोई गुड्स अगर किसी सिचुएशन पर डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर मेरी शिप अगर अमेरिका पहुंच गई तो वहां से मैं चावल इंडिया ला पाऊंगा और आगे आपको सेल कर पाऊंगा, ठीक है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, लेकिन मान लो कि मेरी शिप वहाँ पहुंच ही नहीं पाई, तो जो मेरे गुड्स हैं यानी कि चावल फॉर एग्जाम्पल मतलब कि राइस, तो वो डिपेंड करते हैं मेरी शिप के पहुंचने पर, तो वो गुड्स हो गए कॉन्टीजेंट गुड्स, क्योंकि वो किसी चीज़ पर डिपेंड करते हैं और वो जो सिचुएशन है या फिर जो डिपेंडेंसी है वो वो है अनसर्टेन है, ठीक है। उसको हम पता नहीं लगा सकते कि वो सर्टेन है कि नहीं, यानी कि वो होगी होगी इसका कुछ पता नहीं, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स, वो जो किसी सिचुएशन पर डिपेंड हो। एग्जिस्टिंग गुड्स जो हमारे पास अभी हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाने के वक्त होते हैं। फ्यूचर गुड्स जो कि हमारे पास फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। कॉन्टीजेंट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो किसी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं, होंगे भी या फिर नहीं होंगे, ठीक है, वो पूरा उस सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब हम एग्जिस्टिंग गुड्स के आगे जो 3 और पार्ट्स हैं उसको आगे पढ़ने वाले, पूरा स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स आगे अभी पढ़ लेते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट बनाने के वक्त पर जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं लेकिन कुछ गुड्स को स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कौन सा गुड्स हम खरीदने वाले हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने बोला दुकान पे जाके कि मुझे 50 किलो चीनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन सी वाली चीनी चाहिए। वैसे तो आप नहीं बोलोगे, लेकिन अब हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें दिया गया है इसलिए पढ़ते हैं। आपने तो उस वक्त नहीं बताया कि आपको कौन सी चीनी चाहिए, ठीक है। तो उन सारे गुड्स जो किसी सेलर की गोडाउन में पड़े हुए हैं या फिर रखे हैं तो उनको बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स। लेकिन अगर लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो सेलर उसको पहचान लेता है कि कौन से गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स। और या फिर स्पेसिफिक गुड्स भी कभी कभी बोल देते हैं। जो स्पेसिफिक गुड्स हैं और असर्टेन गुड्स है, ये दोनों एकदम क्लोज, एकदम रिलेटेड एक दूसरे से, तो इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एकदम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। तो अनसर्टेन गुड्स जिसको हमने अभी पहचाना नहीं, लेकिन कॉन्टैक्ट देते समय हमने उनको बोल दिया कि हमको इस डिस्क्रिप्शन का अमाउंट वो चाहिए, गुड्स चाहिए। असर्टेन गुड्स जो कि हमने निकाल के साइड में रख दिए। इसको आगे पढ़ते हैं अभी, ठीक है। हाँ, तो अभी हम पढ़ते हैं दे आर द गुड्स विच हैव एक्चुअल एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। यानी कि वो सारे गुड्स जो कि एक्चुअल एग्जिस्टेंस में होते हैं, अपनी उपस्थिति में होते हैं, और जबकि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स क्या होते हैं? दे आर द गुड्स विच आर नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाइड बाय द सेलर बट आर डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्क्रिप्शन अलोन। यानी कि वो सारे गुड्स जो कि सेलर ने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन बायर ने दे दिया। फॉर एग्जांपल के लिए बायर ने बोला कि मुझे 50 किलो चीनी चाहिए, या फिर मुझे 4-5 बैग चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया और ये बता दिया कि मुझे बैग इस प्रकार के चाहिए। तो उन गुड्स को बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स। और सेलर ने अभी तक वो निकाल के रखे नहीं, या फिर उनको पता नहीं कि कौन से गुड्स निकाल के देने हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन सुन लिया है, तो उन गुड्स को बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स। तो इस हिसाब से जितने भी गुड्स जो सेलर के पास रखे हुए हैं उनको बोल देंगे अनअसर्टेन गुड्स, ठीक है। असर्टेन का मतलब होता है कि पहचाना, ठीक है, या फिर फाइंड करना। अब आगे पढ़ते हैं असर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स बिकम असर्टेन व्हेन द सेलर डिसाइड्स व्हिच पार्टिकुलर गुड्स ही इज गोइंग टू सेल। यानी कि जब जो गुड्स सेल करने हैं उनका सेलर पता लगा लेता है, उसको बोलते हैं असर्टेन गुड्स, ठीक है। दिस वर्ड इज यूज एज सिनोनिमस विद स्पेसिफिक गुड्स। मैंने बोला था कि जो वर्ड है असर्टेन गुड्स वो और स्पेसिफिक गुड्स का सेम ही मतलब होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट द असर्टेन गुड्स हैव may become identified only by after a contract of sale has been made. स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स को हम कहते हैं, असर्टेन गुड्स को हम तब आइडेंटिफाई करते हैं जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है। लेकिन स्पेसिफिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने से पहले ही एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स आगे पढ़ते हैं। दे हैव बीन डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 as those goods which are actually identified by and agreed upon at the time a contract is made। यानी कि स्पेसिफिक गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं और एग्री कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने बोला कि मैंने बोला कि मेरे को 4 बैग चाहिए, किसी सेलर से बोला, और मेरे को इस डिस्क्रिप्शन के चाहिए, और उसी टाइम पे अगर सेलर ने मुझको निकाल के दिखा भी दिए तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर उसने मेरे बताने के बाद ही कुछ टाइम बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने वाला था या फिर होने के लगभग ही था, तो उस वक्त बताया, तो उन गुड्स को बोलेंगे असर्टेन गुड्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूचर गुड्स। जो फ्यूचर में अवेलेबल होंगे हमारे पास उसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। अ पर्सन में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल समथिंग टू द अदर which may have no actual existence but which is he is to acquire, produce or manufacture in future। यानी कि कोई पर्सन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एग्रीमेंट टू सेल में डील कम कर सकता है या फिर आ सकता है जिसके लिए उसके पास कोई गुड्स है नहीं, लेकिन वो गुड्स फ्यूचर में उसके पास या तो अक्वायर होंगे, यानी कि वो अर्जित करेगा, या फिर प्रोड्यूस करेगा वो, यानी कि उत्पादन करेगा, या फिर मैन्युफैक्चर, ये सब करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस भी थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, अभी नहीं पढ़ेंगे वो।
फॉर एग्जाम्पल के लिए कल्टिवेटर में एग्रीज टू सेल द क्रॉप दैट ही हैज सोन, यानी कि एक कल्टिवेटर यानी कि किसान एक क्रॉप को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, यानी कि एग्रीमेंट बनाता है, जिसमें वो अभी तो नहीं बेचेगा लेकिन इन फ्यूचर बेचने वाला, तो उसको जितने भी गुड्स वो आगे सेल करेगा उसको बोलेंगे फ्यूचर गुड्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे है कंटीजेंट गुड्स, आर दोस द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स ऑन अ कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। जो जितने भी गुड्स हैं जो किसी सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं और वो सिचुएशन अनसर्टेन होती है, जो हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे गुड्स का अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है, तो उन गुड्स को बोलते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने अभी बताया था कि शिप अगर अमेरिका पहुंची तो मेरे पास चावल आ जाएंगे और उस केस में मैं चावल डिलीवर कर दूंगा, तो उन जो चावल हैं यानी कि राइस उसको बोलेंगे कॉन्टीजेंट गुड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई और पार्ट चाहिए, कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, और मेरा एक क्वेश्चन है, अभी हमने जितना ही पढ़ा है तो उससे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, गुड्स की कैटेगरी में आप क्या क्या लाई नहीं करती हो। ठीक है, इसमें मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। हमारी जो अभी चल रहे हैं 500 के नोट, और शिप, फैन और लैपटॉप। ठीक है, इसमें से आप एक आंसर चूज करके कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।